अब हम आते हैं पार्ट 12 के ऊपर, जो कि बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉरी इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट स्टिल हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो हम इसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 264 पे हम आते हैं। एक सिंपल सी बात बोलता है, इन दिस पार्ट फाइनेंस कमीशन मीन्स अ फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो 280 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम फाइनेंस कमीशन के जहाँ पे भी किसी भी आर्टिकल में अगर फाइनेंस कमीशन का रेफरेंस आएगा, तो जो 280 में कॉन्स्टिट्यूट हो रही है फाइनेंस कमीशन, उसी के बारे में बात होगी। इसके हम 265 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अगर पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ को अप्रूव नहीं किया है, तो उस केस में वो लॉ जो है, जो टैक्सेशन लॉ है, वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके, 266 में हम आते हैं। ये बोलता है, ये बात करता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स के बारे में। यानी कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इंडिया में कोई भी सिटीजन टैक्स पे कर रहा है, ओके, तो वो सारे का सारा जो टैक्स है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, एंड जो भी खर्चे होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो उसी फंड में से कटते हैं। ऐसे ही स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड होता है। अगर किसी स्टेट ने कोई पर्टिकुलर टैक्सेस लगाए हुए हैं अपने खुद के, तो उनकी जो कलेक्शन का पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाता है, एंड जो भी स्टेट के खर्चे होते हैं वो उसी फंड से निकलते हैं। ओके, तो आर्टिकल 266 इसी चीज में के बारे में बात करता है। अब हम आते हैं 267 के ऊपर, जो कि बात करता है कंटिजेंसी फंड के बारे में। यानी कि ये जो कंटिजेंसी फंड है, ये स्टेट का भी हो सकता है और इंडिया का भी हो सकता है। अब इस फंड का पर्पस क्या है? सपोज बाढ़ आ गई है, यहाँ बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस क्रिएट हो चुका है, उसको मीट करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। तो वो फंड की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो सेंटर और स्टेट दोनों कर सकते हैं। अगर सपोज पूरे इंडिया में कोई नेचुरल डिजास्टर आ चुका है, उसको मीट करने के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकाले जा सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक नेचुरल कैलेमिटी आई हुई है, उसको मीट करने के लिए जो फंड्स हैं, वो कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट में से निकाले जा सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 268 के ऊपर। आर्टिकल 268 बात करता है स्टैम्प ड्यूटीज के बारे में। स्टैम्प ड्यूटीज जो होती है, जैसे कि अगर सपोज आप सेल डीड जो है, सेल डीड आप बनवाते हो, तो उसके ऊपर आपको एक स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, ताकि वो सेल डीड रजिस्टर हो जाए। तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, ये यूनियन भी इम्पोज कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इम्पोज कर सकती है। ओके, और कुछ कुछ सर्कमस्टांस हैं जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लगा सकती है, लेकिन वो जो कलेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसका क्लॉज में नहीं बोलता है कि सर्टेन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, इनके ऊपर जो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी लगाई है, इसको कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। और ऑब्वियसली यूनियन टेरेटरी भी इन टैक्सेस को कलेक्ट कर सकती है, इन स्टैम्प ड्यूटी को कलेक्ट कर सकती है। अब हम आते हैं आर्टिकल 268 ए के ऊपर। अब 268 ए में आप देखोगे कि इट टॉक्स अबाउट सर्विस टैक्स डिवाइडेड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन एंड द स्टेट्स। इसमें यह बोला गया है कि taxes on services shall be levied by the government of India, and such tax shall be collected and appropriated by the government of India and the states in the manner provided in clause 2. The proceeds in any financial year of any such tax levied in accordance with the provisions of clause 1 shall be collected by the government of India and the states, and be appropriated by the government of India and the states.
in accordance with such principles of collection and appropriation as may be formulated by parliament. तो अगर कोई सर्विस टैक्स लगाया यूनियन गवर्नमेंट ने, उनको यूनियन गवर्नमेंट खुद भी कलेक्ट कर सकती है और स्टेट को भी बोल सकती है कि आप इस टैक्स को कलेक्ट करिए और मेरे को इसको आप भिजवाइए। ओके, तो ऐसा प्रोविजन जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हो सकता है। ओके, आर्टिकल 269 भी इन्हीं प्रोविजंस के बारे में बात करता है कि ऐसा हो सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट किसी टैक्स को लगाए लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनको कलेक्ट करे, और यूनियन गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है स्टेट को कि आप कलेक्ट करिए एंड उसमें से कुछ टैक्स आप अपने पास रखिए एंड कुछ टैक्स आप हमको भिजवाइए। ऐसा अरेंजमेंट भी यूनियन और स्टेट के बीच में हो सकता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 270 के ऊपर। आर्टिकल 270 बोलता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट ने कोई सरचार्ज लगाया हुआ है, आप देखते हो कि काफ़ी सरचार्जेस लगाए होते हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट, अगर ऐसा कोई सरचार्ज लगाया हुआ है तो फिर उनको कलेक्ट करने का राइट, और उन जो भी पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो राइट करने कलेक्ट करने का भी यूनियन गवर्नमेंट के पास होगा उस पर्टिकुलर सरचार्ज को, और जो भी पैसा आ रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाके जमा होगा। ओके, एंड सेम इज द केस अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सरचार्ज लगाया हुआ है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, इन दैट केस जो स्टेट गवर्नमेंट है वही उस सरचार्ज को कलेक्ट करेगी एंड जो भी पैसा वहाँ से आएगा वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जमा हो जाएगा। टू 271 भी सरचार्ज के बारे में बात करता है। ओके, ये बोलता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी किसी भी ड्यूटी या सरचार्ज को बढ़ा सकती है। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। इसको हम रीड करते हैं। पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी ऑफ द ड्यूटीज और टैक्सेस referred in those articles by a surcharge for the purposes of the union, and the whole proceeds of any surcharge shall form part of the consolidated fund of India। तो जो भी एक्स्ट्रा हमने सरचार्ज में एडिशन किए हैं, बढ़ाया उसे, जो पैसा आएगा वो हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करेंगे। अब जो इसका आर्टिकल 272 है वो रिपील हो चुका है एंड वी डोंट हैव टू रीड दिस। हम आते हैं अब आर्टिकल 273 के ऊपर। ये बात करते हैं ग्रांट्स के बारे में। अब देयर आर सर्टेन जूट आइटम्स, जूट प्रोडक्ट्स जिनके लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर स्टेट्स को ग्रांट देती है। जो ये ग्रांट दे रही है इंडियन गवर्नमेंट, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दी जाती है। ओके, तो यही हमारा आर्टिकल 273 बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 274 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर यूनियन पार्लियामेंट कोई ऐसा बिल लेके आ रही है जो स्टेट के टैक्सेशन से इंटरफेयर करता है, इन दैट केस ये बिल तभी आ सकता है जब प्रेसिडेंट का एक प्रायर अप्रूवल मिल जाएगा। तभी आप ऐसा लॉ ला सकते हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता है रिगार्डिंग इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 275 के ऊपर, जो कि बात करता है ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स। आप देखते होंगे कि कभी कभी स्टेट्स जो हैं स्पेशल पैकेजेस की बात करती है। तो जो स्पेशल पैकेजेस के बारे में वो स्टेट्स बात करती है, उनकी जो ग्रांट है उसके बारे में आर्टिकल 275 बात करता है। अब सपोज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असम को कुछ ग्रांट देती है because of some flooding and some natural disaster in Assam. Okay, in this case जो ये प्रोविजन है ग्रांट देने का, ये आर्टिकल 275 में गिवन है, एंड जो ये पैसा जाएगा फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जाएगा।
इसी के बारे में आर्टिकल 275 बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 276 के ऊपर। ये बात करता है टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है। ओके, ये हमको आर्टिकल 276 में गिवन है। अब हम आते हैं आर्टिकल 277 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले कोई टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने के बाद भी सेम टैक्सेस हम मानेंगे कि अभी भी लगे हुए हैं। तो ये 277 बोलता है। 278 इज रिपील्ड, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं 279 के ऊपर। ये बात करते हैं नेट प्रोसीड्स के बारे में। अब जो नेट प्रोसीड्स हैं, ये क्या होते हैं? ये वो अमाउंट होता है जो कि सपोज एक गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। ओके, अब उस टैक्स के इम्पोजिशन में भी कुछ कॉस्टिंग आती है, उसको लगाने में भी खर्चा आता है टैक्स को। उस खर्चे को डिडक्ट करने के बाद जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है उसको हम नेट प्रोसीड्स बोलते हैं। और ये जो नेट प्रोसीड्स हैं, इनको जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो सर्टिफाई करते हैं, CAG। वो इन प्रोसीड्स को सर्टिफाई करते हैं कि हाँ, ये जो प्रॉपर अकाउंटिंग करी है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट ने, ये ठीक है। ओके, अब हम आता है आर्टिकल 280 के ऊपर, जो कि बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंस कमीशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन एक रिपोर्ट बनाता है। ओके, एंड ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, और इसके जो मेंबर्स हैं ये भी 5 होते हैं। एक तो चेयरमैन होते हैं एंड 4 अदर मेंबर्स जो होते हैं ये फाइनेंस कमीशन का पार्ट होता है। अब फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड जो भी रिपोर्ट आती है हमारी फाइनेंस कमीशन की वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इसी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 280 बात करता है। आर्टिकल 281 में हम आते हैं। ये सेम जो मैंने आपको अभी बताया है उसी चीज़ के बारे में बात करता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे, दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब हम आते हैं आर्टिकल 282 के ऊपर। ये बोलता है कि यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट्स कर सकते हैं। सपोज एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक कोई पर्टिकुलर बोर्ड काम कर रहा है, तो यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो उस बोर्ड को कुछ ग्रांट कर सकते हैं कि येस यू आर डूइंग सम वर्क विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी इन जनरल, सो दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग यू एन ग्रांट, वी आर मेकिंग यू ग्रांट। ओके, तो ये 282 में गिवन है। आर्टिकल 283 पर हम आते हैं। ये बोलता है कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट या फिर कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया या स्टेट में से पैसे निकालने हैं या डालने हैं, इसका जो भी प्रोसीजर है ये पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेंगे। अगर इंडिया की बात है तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और स्टेट की बात है तो पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। अब हम आता है आर्टिकल 284 के ऊपर। 284 बोलता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट का कोई ऑफिसर कोई भी पैसे कलेक्ट करता है फ्रॉम पब्लिक, दैट पैसा विल बी डिपॉजिटेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पर्टिकुलर स्टेट। ओके, सपोज एक स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक ऑफिसर है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर फाइन कलेक्ट किया, ये जो फाइन है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएगा। ओके, अब हम आता है आर्टिकल 285 पे। एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कोई यूनियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी किसी स्टेट में मौजूद है, इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप नहीं लगा सकते हो,
बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. ओके. आर्टिकल 286 में हम आते हैं. ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी ऐसे प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगा सकती है जिसकी सेल और परचेज उस स्टेट के बाहर हो रही होती है. ओके. या इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इनटू और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगर ऐसे कोई गुड्स हैं जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इनके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है. अब हम आते हैं आर्टिकल 287 पे. ये बोलता है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कोई डैम बनाया हुआ है, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोर्स बनाया हुआ है, उस जनरेशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है. ओके. तो ये चीज 287 बोलता है. अब हम आते हैं आर्टिकल 288 के ऊपर. ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कर सकते हैं कि आप कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या वाटर जनरेशन के सोर्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हो आप. ओके. इवन दो वो जो प्रॉपर्टी है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जो पानी बन रहा है, वो प्रॉपर्टी यूनियन गवर्नमेंट की है, स्टिल अगर प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज कर सकते हैं कि हाँ आप इस पर्टिकुलर जनरेशन के ऊपर टैक्स लगा दो. अब हम आते हैं आर्टिकल 289 के ऊपर. ये बात करता है एक्सेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ अ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन. अब जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी. ओके. स्टेट गवर्नमेंट कोई इनकम है उनके ऊपर भी यूनियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी. लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद के बिजनेस में उतर जाती है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टेट गवर्नमेंट करने लग गई है, उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है. बिकॉज जो बाकी सिटीजन हैं इंडिया के, उनके ऊपर भी बिजनेस अगर वो करते हैं तो टैक्स लगता ही है. तो सेम इज द केस विद स्टेट गवर्नमेंट. अब हम आते हैं आर्टिकल 290 के ऊपर. ये अब बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले सर्विसेज दी थी टू इंडिया. उनकी पेंशन के रिगार्डिंग 290 बात करता है. एंड नाउ 1950 से पहले जो लोगों ने सर्व किया था, अब तो वो जीवित भी नहीं होंगे. एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज नो लॉन्गर रिलेवेंट. आर्टिकल 290A बात करता है एक स्पेसिफिक ग्रांट के बारे में जो कि केरला और तमिलनाडु की गवर्नमेंट्स अपने जो वहाँ पे एक मंदिर हैं स्पेसिफिक, उनको जो ग्रांट के बारे में आर्टिकल 290A बात करता है. अब जो आर्टिकल 291 है ये रिपील हो चुका है. ये प्राइवेट पर्स के बारे में बात करता था. इट्स नो लॉन्गर देयर राइट नाउ. ओके. अब हम आता आर्टिकल 292 के ऊपर. ये बोलता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई भी बोरिंग करती है, कोई भी पैसे उठाती है, वो गारंटी देगी कि इन पैसों को हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से वापस करेंगे. तो एक सॉवरन गारंटी होगी इन एवरी लोन दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स. या कोई भी बोरोइंग जो गवर्नमेंट स्टेट नॉर्मल पब्लिक से उठाती है, कोई भी बॉन्ड इशू करती है यूनियन गवर्नमेंट, तो उन बॉन्ड के ऊपर जो गारंटी है वो ये होगी कि जो पैसे आपको इसके ऊपर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से मिलेंगे. एंड सेम इज द केस विद स्टेट्स. 23 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बोरिंग करती है तो वो गारंटी देती है कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से इसकी भरपाई करेंगे. इसी को हम बोलते हैं सॉवरन गारंटी. अब हम आते हैं आर्टिकल 294 के ऊपर जो कि बात करता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स. यानी कि जो प्रॉपर्टी पहले
ब्रिटिश गवर्नमेंट में लाई करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम पे थी इंडिया में, वो प्रॉपर्टी अब इंडियन गवर्नमेंट के नाम में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, सेम विद स्टेट्स, जो प्रॉपर्टी स्टेट की थी वो अब स्टेट्स के नाम में ट्रांसफर कर दी जाएगी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। साथ ही साथ अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन वगैरह था, कोई लाइबिलिटीज थी, वो लाइबिलिटीज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है अब इंडिपेंडेंट इंडिया की, उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। आर्टिकल 295 बी इसी चीज के बारे में बात करता है, दैट देयर शैल बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 296 के ऊपर, ये बात करते हैं एस्टेट की। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई भी मालिक ही नहीं है, कोई ओनर पता ही नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, एंड अगर कोई स्टेट में वो प्रॉपर्टी लाई करती है तो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके, पहले के ज़माने में सेम प्रॉपर्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम पे हो जाती थी, बट अब वही प्रॉपर्टी इंडियन गवर्नमेंट के नाम में हो जाएगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 297 पे, ये बात करता है कि इंडिया के वाटर्स में, इंडिया के ओशंस में जो भी मिनरल्स, लैंड जो भी फाउंड होता है वो इंडियन गवर्नमेंट का उसके ऊपर ओनरशिप राइट होगा। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 298 के ऊपर, ये बात करता है पावर टू कैरी ऑन ट्रेड, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट है, वो ट्रेड या ऑक्यूपेशन में एंटर अपॉन कर सकते हैं। ओके, उनके पास ये राइट है। एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस ट्रेड के रिगार्डिंग बनाती है वो प्रेसिडेंट के नाम में एंटर अपॉन होगा। यही हमारा आर्टिकल 299 बोलता है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है रिगार्डिंग एनी ट्रेड या ऑक्यूपेशन, वो प्रेसिडेंट के नाम में होगा। एंड अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी ट्रेड ऑक्यूपेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो गवर्नर के नाम में कॉन्ट्रैक्ट एंटर अपॉन होगा। लेकिन प्रेसिडेंट या गवर्नर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है रिगार्डिंग दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, उनका पर्सनल लाइबल नहीं करोगे अगर कोई भी फेलियर होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। तो आर्टिकल 300 पे हम आते हैं, ये बोलता है कि अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सू करना है तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम में ही वो सू कर पाओगे आप। ऐसे देखते हो कि अगर आप देख किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सू करना है तो ऐसा नाम होता है ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो यही आर्टिकल 300 बोलता है। और गवर्नमेंट को इंडिया को खुद सू करना है किसी भी पर्सन को, तो वो भी यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ही वो सू करेगी। एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट का सेम केस है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को सू करना है आपको, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट के नाम से सू आप करोगे। सपोज ए को ओडिशा की स्टेट को सू करना है तो ऐसा लिखा जाएगा ए वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा या स्टेट ऑफ ओडिशा, ऐसे लिखोगे आप। सो ये आर्टिकल 300 बोलता है हमारा। इसमें एक और चीज बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले कोई स्टेट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर केस चल रहा था, तो वही केस अब इंडियन गवर्नमेंट या जो इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट फॉर्म हुआ है वो स्टेट अब उस केस को लड़ेगी। अब हम आता है आर्टिकल 300 ए के ऊपर, ये बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, बट नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। एंड अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को आपसे ले भी सकती है, बट यस एडिक्वेट जो कंपनसेशन है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सपोज कोई गवर्नमेंट कोई रोड बना रही है या कोई प्रोजेक्ट बना रही है, उसके लिए लैंड एक्वायर करना है, तो अब गवर्नमेंट वो लैंड एक्वायर कर सकती है, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो ये हमको समझना है दैट राइट टू प्रॉपर्टी नाउ इज अंडर आर्टिकल 300 ए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सिर्फ। अब in the next class we will be starting with
पार्ट 13. ओके, थैंक यू सो मच.